हाँ, ये यस तो सर। लेके गई थी। तो इसके असाइनमेंट जो दिए थे, ये सर्च आपने बनाए कुछ नोट्स? साथ साथ में करते रहो तो थोड़ा ज़्यादा आसानी होगी ना, फिर एक साथ हफ्ते में वीकेंड में करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैंने एफ सी आई का आपसे वो पूछ रहा था, क्या कहते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब चीज़ें पूछ रखी थी ना, तो उसको थोड़ा साथ में करते जाओ। तो मुझे वही पूछना था ना कि हाँ। नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। मैं कल भी आपको बोलने वाली थी तो वो एकदम से क्लास कट हो गई। अच्छा, नहीं तो देखो नोट्स कैसे प्रिपेयर करने, जैसे मैंने कल आपको इसमें से ये दिया था कि जो ये आपका एफ एस एस आई है, तो क्या किया कि गूगल में गए, गूगल में सर्च में जब डालोगे तो हमेशा गूगल में क्या डालना है कि जब ये लिखोगे एफ एस एस ए आई, तो उसके आखिरी में लिख देना गूगल में यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो आपको वो वही वेबसाइट्स दिखाएगा जिसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसके लिए क्या बनाए गए होंगे, पेजेस बनाए गए होंगे। ठीक है, ओके बहुत इन डिटेल इन डेप्थ में जाके पढ़ के फायदा नहीं है। दूसरा, जैसे आपका विकीपीडिया होता है, तो विकीपीडिया में जो शुरू का पैराग्राफ होता है स्टार्टिंग का, बस खाली उतना पढ़ना है। जो विकीपीडिया में नीचे वाली चीजें होती है ना, वो नहीं पढ़नी, वो बहुत इन डेप्थ नॉलेज होती है, खाली इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि क्या होता है। तो जैसे अगर आप विकीपीडिया में भी एफएसएसआई को सर्च करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये किस साल बना था, इसका क्या कहते हैं चेयरमैन कौन है, और नीचे लिखा होगा कि 2 लाइन में लिखा होगा इसका फंक्शन क्या है, इस तरीके से। बस इतना पढ़ना है, सर। बहुत इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ना है, जो जो मैंने कल बोला। जैसे नोट्स मुझे प्रिपेयर करने हैं तो मैं सिर्फ ये जो आप न्यूज़ जो डिस्कस करते हो मुझे इसके ही करने हैं, या जो हम थ्योरी पढ़ते हैं जैसे आजकल ज्योग्राफी पढ़ हाँ, रहे तो हैं? उसके भी करने हैं ना, तभी तो उसके मैं आपको मैं वही बोल रहा था, मैं उसकी पीपीटी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि उसको भी लेके पढ़ो, प्लस आप ये फिजिकल ज्योग्राफी की भी एक बुक परचेज करोगे। ठीक है, क्योंकि वो साथ साथ में चैप्टर चलते रहेंगे। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लगभग लगभग 100% वही बुक में भी लिखा हुआ है, वही चीजें हैं, लेकिन क्या होता है कि अपने हाथ की राइटिंग का एक शॉर्टकट में बना होता है ना, तो थोड़ा याद रिविजन करने में आसान होता है। अच्छा, मतलब शॉर्टकट में जो भी नोट्स प्रिपेयर हाँ, करने नोट्स हुआ, प्लस जो ये पीपीटी में आपको भेजूंगा ये अपने पास रखना है नोट्स के तौर पर। तो इसको ये कोशिश करना कि लैपटॉप में ना इसका फोल्डर अलग बनाओ। जैसे एक फोल्डर बना दिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंदर एक फोल्डर बना दिया जियोमॉर्फोलॉजी, और उसके अंदर ओके। ये सारी पीपीटी रखते गए, वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री। ओके प्लस सर। आपके पास एक नोट्स होना चाहिए जिसमें इस पीपीटी से नोट्स बना रहे हो, और साथ ही साथ जो मैं ओरली समझा रहा होता हूँ उसमें कुछ अगर पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं जो ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप लिखते हो तो उसको भी वहां पे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा हम फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे, जितना ज़्यादा फैक्ट्स अलग अलग लिखेंगे समझेंगे थ्योरी, उतना ज़्यादा आपको एमसीक्यू में क्या होगा, आसानी होगी। ठीक है, मेजरली मुझे नोट्स वही प्रिपेयर करने हैं जो हम क्लास में रोज डिस्कस करते हैं ना डिस्कस वो। करते हैं, प्लस फिर मैं आपको वो बुक भी एक रिकमेंड करूंगा, उससे भी वो चैप्टर को लेना है। ठीक है, जैसे इसके लिए एक श्री आपके पास तो वो है ना, कौन सी मैं भूल गया आपका सर एक कौन। सेकंड। पार्डन। सर किसके लिए, ये ज्योग्राफी के लिए? हाँ, ज्योग्राफी के लिए। सर जिससे लियो। हाँ, जेसी लियोंग। तो क्या कहते हैं श्रेया, आपको एक तो जेसी लियोंग जो है एक बुक परचेज करनी है, नेट पे आपको मिल जाएगी। ओके। ठीक है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। और दूसरा एक आप लोग परचेज करेंगे, ये शायद श्रेया आपने परचेज नहीं करी होगी, फिजिकल ज्योग्राफी की है सविंदर सिंह, SAVIN, सविंदर DER, सविंदर सिंह। ठीक है, नहीं सर, ये नहीं है मेरे हाँ ये पास। नहीं होगी आपके पास, ये आपके मेंस तक में काम आएगी, कोई जरूरत नहीं और किताब खरीदने की। ये अगर आपके पास बुक है सविंदर सिंह की, तो प्रीलिम्स और मेंस में काफी कुछ इससे किताबों से आ जाता है। ठीक है, इस जो सविंदर सिंह की किताब है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी भी है, और आपका क्लाइमेटोलॉजी भी है, और आपका ओशनोग्राफी भी है। ठीक, तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आती है, तो उससे हम एक्स्ट्रा पढ़ते नहीं है फिर, और हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। और वैसे भी आजकल अगर आप मेंस का पैटर्न देखो तो उन्होंने क्या कर दिया है, हर चीज को करंट अफेयर से वो कर दिया है, टाई अप कर दिया है। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे अभी एक हफ्ते पहले या चार पाँच, हाँ एक हफ्ते पहले आपका वो आया था ना, साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में, अगर आपको ध्यान हो सबको, एक हफ्ते पहले की बात है, साइक्लोन अभी आपका एक्टिवेट हुआ था। तो आपके उड़ीसा के और आंध्रा के जो इलाके थे, तमिलनाडु के जो कोस्टल यस सर। इलाके थे, उनको खाली करा दिया गया था। तो साइक्लोन जो चैप्टर है वो किसका पार्ट है, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है। ठीक, तो अब जो एग्जामिनर होगा वो इसको क्वेश्चन में कैसे पूछेगा आपके, अगर मैं मेंस की बात करूँ, प्रीलिम्स की बात बताता हूँ। मेंस में वो पूछेगा कि व्हाट इज साइक्लोन, एंड हाउ वी कैन प्रिडिक्ट दिस साइक्लोन, एंड हाउ वी कैन टैकल इट। तो एज यूजुअल है कि उसने एक क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछ लिए। पहला बिल्कुल रट्टाफिकेशन पूछ लिया कि साइक्लोन क्या होता है,
साइक्लोन क्या होता है कि अंदर क्या होता है, लो प्रेशर होता है, बाहर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो हवा जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ चलती है। तो ये क्या आपने बता दिया। फिर साइक्लोन्स बनते क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में बनते हैं, आपके इक्वेटर और कैंसर के बीच में, या इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न के बीच में। और तीसरा, हाउ यू कैन टैकल, तो उसके लिए हमारा क्या है, एनडीआरएफ है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो आपका फोर्स है वो है। तो उसने क्या किया, पहले उस सारे के सारे जो इलाके थे उनको क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिशनल जीएस और प्लस जो करंट अफेयर्स है दोनों को मर्ज करके आपको पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी भी अब मर्ज करके ही क्वेश्चन पूछता है। वो अलग अलग क्वेश्चन अब उसने पूछना थोड़ा बंद कर दिया है। वो एक्सपेक्ट ये करता है कि जो भी कैंडिडेट अपियर हो रहा है आईएफएस के लिए, आईएएस के लिए, वो थोड़े से वर्सेटाइल पर्सनालिटी के होंगे, वो पढ़ते होंगे। ठीक है। अब जैसे यही मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला जो अभी श्रिया पूछ रही थी कि नोट्स कैसे बनाने। तो अब ये क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स में आएगा तो कल हम डिस्कस कर चुके थे। श्रिया आपने किया अब तक ये, या आपने भी नहीं किया यार पार्ट, जो मैंने पूछा था केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी का क्या होता है, प्योर हनी का, और ये एफएसआई के फंक्शन क्या होते हैं? नहीं सर, ये नहीं हुआ अभी नहीं कर पाया, और पिछला भी नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। सर। एग्जाम्स इतना असाइनमेंट वो कॉलेज से अच्छा, हो रहा है कॉलेज कि से भी आ टाइम रहा नहीं है। मिल रहा है। चलो okay, कोई हाँ, बात। वो लोग जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए वो कर रहे हैं कि बस हो जाए। हाँ, वो उनकी तरफ से हो जाए, स्टूडेंट की तरफ से ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वो हर जगह ये हालत है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का ये जो हमने अभी हिंदू की ये जो न्यूज़ की थी, ये आपके 6 दिसंबर तक की न्यूज़ थी, ये हनी तक की। अब मैं जो आपको कराऊंगा वो 7 दिसंबर की है, यानी कि कल की, आज की नहीं करा रहा मैं, एक दिन लेट थोड़ा कराऊंगा। तो अभी जो न्यूज़ आप देखोगे वो सारी की सारी कल के न्यूज़पेपर की है, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी जो आपके एग्जाम में आ सकती है। चलो भाई, पहला आपका न्यूज़ में ये रहा, मेघालय विलेज टर्न्स, ठीक है, कोल माइन डेजर्ट, ये आपका था यहाँ पे। असल में क्या है कि जो मेघालय है उसमें देखो आप, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू के लिए। सबसे पहला क्या क्या क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे पहला आप ये देख रहे हो, गारो, खासी, ठीक है, गारो, खासी और ये वाला है, और जैंतिया, दिख रहा है तीनों दोनों को, गारो, खासी, यस। जैंतिया। देखो ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये हिल्स को लेके वो पूछते हैं कि इनको वेस्ट टू ईस्ट लगाओ। ठीक है, तो इधर आपका वेस्ट पड़ता है, इधर क्या पड़ेगा आपका, ईस्ट पड़ेगा। हो सकता है वो आपको ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले कि इन हिल्स को आपको जंबल में दे दें कि खासी हिल्स, गारो हिल्स और जैंतिया हिल्स को ईस्ट टू वेस्ट लगाओ। तो बस रट्टा मान लिया कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जी गारो हिल्स है, फिर आपकी क्या है, ये जी के खासी हिल्स है, और फिर क्या है, जे जैंतिया। ठीक है, तो हर चीज का थोड़ा शॉर्ट फॉर्म सीख लो कि अगर हिल्स के बारे में आएंगे तो जीके याद रखना कि भाई कौन सी हिल है, गारो है, खासी, और सबसे आखिरी में एस जो है कि जीके के बाद क्या पड़ेगी, जैंतिया पड़ेगी। ठीक। तो होता क्या है कि क्या हो रहा था कि 2019 की और 2020 की ये न्यूज़ थी कि यहाँ पे रैट माइनिंग होती थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि रैट माइनिंग क्या होती है। रैट माइनिंग क्या होती है कि ये जो आपकी जैंतिया हिल्स है और कुछ थोड़ी बहुत खासी हिल्स, यहाँ पर आपका इन हिल्स के अंदर क्या मिलता है, कोल मिलता है। ठीक है, तो जो इलीगल आपके ये माइनर्स होते हैं, इलीगल का सेंस मतलब हो गया कि दे विल नॉट टेकिंग अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और इलीगल तरीके से ये लोग क्या करते थे, माइनिंग करते थे। तो इसको बोलते थे रैट माइनिंग। ठीक है, पुलिस ने भी और बहुत बार कोशिश की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इसको रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाते थे। ये न्यूज़ में क्यों आया 2019 में और 20 में कि ऐसा माइनिंग करते करते ये लोग अराउंड 40 या 50 लोग जो है इस खासी हिल के अंदर और जैंतिया हिल के अंदर जो माइनिंग कर रहे थे फंस गए थे। मतलब पूरी की पूरी माइन क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी, और सारे के सारे 40 या 50 लोग की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो उसके बाद से आपका बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ने, मिजोरम गवर्नमेंट ने प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्टली क्या करवाया, बैन करवाया कि ये इलीगल माइनिंग तो आपको हम करने ही देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, कैजुअलिटी होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ से दो क्वेश्चन हमको पता चल रहे हैं। पहला कि गारो, खासी, जैंतिया हिल्स कहाँ पर है, आप टिक करके आएंगे मेघालय में। दूसरा, रैट माइनिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो रैट माइनिंग वाला कॉन्सेप्ट कि जब इलीगल माइनर्स ये जैंतिया खासी हिल में माइनिंग करते हैं, और रैट माइनिंग कहाँ होती है, मेन तौर पे मेघालय में होती है, और आज भी हो रही है। कहने को ऑन पेपर जो है कि ये लोगों ने बंद कर दिया, पर आज भी हो रही है। तो ये न्यूज़ इस तरीके से थी कि एनजीटी ने जो है पूरी तरीके से बैन लगा दिया था, फिर जहां जहां आपकी माइनिंग हुई थी वहां पर दोबारा क्या कर रहे हैं, फॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए न्यूज़ में आपका आ गया। अच्छा, मेघालय किसी और चीज के लिए भी फेमस है, कौन बताएगा दोनों में से? पूरी दुनिया में फेमस है किस चीज के लिए, कुछ ज्योग्राफी रिलेटेड चीज है? श्रेया कुछ पता है? ये क्लास 8 या 9 में पढ़ा होगा आपने। श्री
मेघालय जो है यार किसी और चीज की, अरे ये सबसे ज्यादा क्या होती है, रेनफॉल होती है कहाँ पे, चेरापूंजी। सर मैक्सिमम रेनफॉल जो है चेरापूंजी में। हाँ चेरापूंजी, या फिर आपने सुना होगा मौसिनग्राम। मौसिनग्राम, ये जगह दोनों चेंज होती रहती है ना, ठीक है। ये आप देख भी रहे होंगे, मौसिनग्राम और चेरापूंजी। ठीक, ठीक है श्री, समझ में आया? हेलो। यस सर। हाँ, तो श्रेया ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको मिल गए, एक तो ये गारो खासी जयंतिया वाला मिल गया, दूसरा रैट माइनिंग वाला मिल गया, और तीसरा आपका मिल गया कि चेरापूंजी और मौसिनग्राम दोनों जगह आपकी मेघालय में है, और यही सबसे ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है, ठीक है। मोर देन कहते हैं कि 1100 सेंटीमीटर से भी ऊपर हो जाती है कई बार, ठीक। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा, ये एनजीटी आपको पता ही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसकी जुरिस्डिक्शन है, और जहाँ जहाँ आपके ये इन्वायरमेंटल लॉस का इम्ब्रीचमेंट होता है, और या इसको लगता है कि जिससे इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पे बंद करवा देता है, ठीक है। जैसे इसने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे इसने हरिद्वार में काफ़ी होटल्स को बंद करवा दिया, ये कहते हुए कि होटल्स का जो गंदा पानी है, इवन जो सीवेज का पानी है, वो कहाँ जा रहा है, सीधे गंगा नदी में जा रहा है, और जा भी रहा था। तो होटलों को बोला गया कि पहले आप ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, फिर उसका आउटपुट हमें दिखाओ, उसका पानी की हम जांच करेंगे, और जब वो पानी जांच करने लायक मतलब क्लीन होगा, तभी उसका ड्रेनेज आप गंगा में कर सकते हैं, और तभी आप अपना होटल खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहीं से मुझे बताना कि बीओडी क्या होता है, दोनों साइंस के स्टूडेंट हो, बीओडी क्या होता है? सब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, अगर किसी बीकर में पानी रखा हुआ है और इसका बीओडी बहुत हाई है, रीडिंग बहुत हाई है बीओडी की, तो ये क्या शो कर रहा है कि इस बीकर में रखा हुआ पानी गंदा है कि साफ है? फिर से क्वेश्चन सुनना, मैं बोल रहा हूँ कि बीओडी बहुत हाई है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बहुत हाई है, इस बीकर में रखा हुआ पानी गंदा है कि साफ है? सर गंदा है। गंदा है। श्रेया, गंदा है सर। क्यों? रीजन क्या है? दोनों के आंसर बिल्कुल सही है, रीजन बता रहा मुझे इसके। श्री आप बताना पहले। सर बीओडी हाई मतलब एल्गल ब्लूम ज्यादा है उसमें। ठीक है, एल्गल ब्लूम ज्यादा है, एल्गल ब्लूम तो वो कर देते हैं लेक को भी, और उसको भी डेड कर देते हो, तो ब्लूम, जिसको हम ब्लूम इफेक्ट बोलते हैं, यस सर। ठीक। देखो, बीओडी का मीन्स ये है कि ज्यादा का मतलब ये है कि उसमें बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें ज्यादा है, यानी कि जो भी आपका सीवेज है वो ज्यादा है, क्योंकि बैक्टीरिया उसी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, बैक्टीरिया ज्यादा होगा तो अपने आप उनके उससे डिकम्पोजिशन से जो बीओडी है वो बढ़ती जाएगी, आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक। तो अब यहीं से क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाहर जो पीने लायक स्टैंडर्ड वाटर का जो पैरामीटर्स वो बहुत हाई है, हम खाली इंडिया की बात करेंगे, और आपके यूपीएससी में क्वेश्चन भी इंडिया के लिए आते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, पीने लायक पानी का बीओडी कितना होना चाहिए। ये मिलीग्राम में होता है, मिलीग्राम पर उसमें मिलीग्राम पर लीटर में कितना होना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है 2 mg पर लीटर, या 5 mg पर लीटर, या 10 mg पर लीटर, या 15 mg पर लीटर। जो बीओडी है इससे नीचे होना चाहिए, तो हम मानेंगे कि वो पानी क्या है, पीने लायक है। एनी आइडिया, ए होगा कि बी होगा कि सी या डी? दोनों ट्राई करो इसको। 2 mg मिलीग्राम पर लीटर होगा, या सी वाला आंसर होगा 10 मिलीग्राम पर लीटर, या डी? बी। डी 15 मिलीग्राम पर लीटर। बी 5। 5, ये श्रेया आपने बोला है आंसर, क्योंकि इसमें कुछ पता है। अच्छा हाँ सर। श्री, सर ये ए होगा 2 mg पर 2 mg, लीटर। ठीक, आंसर बी है, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप ये टिक करके आओगे, 5 मिलीग्राम पर लीटर से नीचे, 5 मिलीग्राम पर लीटर है या उससे नीचे है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पीने लायक है, ठीक है। इससे ऊपर का जो अगर पानी है तो वो पीने लायक नहीं है, वो आप अदर यूजेस में ले सकते हैं, जैसे अपने वॉशरूम में यूज कर सकते हैं, गार्डन में यूज कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। और इंडस्ट्री के लिए और ऊपर भी अगर चला जाए 20 mg मिलीग्राम या 30 मिलीग्राम वाला भी चले जाए तो पानी, क्योंकि वो ना तो नहाते हैं, ना तो कपड़े धोते हैं, ना तो पीते हैं, ठीक है। तो ये 5 mg वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इससे नीचे होना चाहिए, ठीक। और हाँ बोलो। इसको
देखती है कि 5 mg है, या कौन मेजर करता है, या हाँ, कोई एक proper ये क्या होता है ना, ये हर स्टेट में आपका वो होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, Okay. ठीक है। ये उसका काम होता है। जैसे उसने हरिद्वार का भी अभी स्पेसिमेन लिया था, तो वहां पे आपका 15 mg निकला। तो उसने बोला कि हरिद्वार का पानी किसी भी हालत में पीने लायक नहीं रहा। आप उसमें नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, लेकिन पी नहीं सकते। और आपको पता है कि हम लोग जब वो जाते हैं हरिद्वार तो आस्था के तौर पे पीते ही पीते हैं। यानी कि अगर हम पी रहे हैं तो वो बड़ी गलत बात है, साइंटिफिक में बोलूँ। वैसे तो फिर गंगा पानी कभी सड़ता नहीं है, तो गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है, इसकी वजह क्या है? कभी खराब नहीं होता। एक बोतल में आप कोई नॉर्मल पानी ग्राउंड वाटर का रखो तो खराब हो जाता है कुछ दिनों बाद, पर गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मिलता है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सीडीएस में 2 बार आ चुका है यूपीएससी के एग्जाम में। तो खैर वो तो अलग चीज है, उसके बाद सर्च कर लेना कौन सा बैक्टीरिया है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से कुछ चीजें हमें पता चल गई। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका ये रहा दोबारा से, क्योंकि देखो ये सब चीजें इन्वायरमेंट का पार्ट है, मतलब करंट अफेयर्स है, लेकिन इन्वायरमेंट का करंट अफेयर्स हो गया। मैं इसको इस तरीके से भी बोलता हूँ, ठीक। श्रेया, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलना। एनजीटी की फुल फॉर्म? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये आपका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसकी हर स्टेट में एक एक क्या है, इनकी ब्रांचेज हैं जो इनको रिपोर्ट भेजती हैं अपनी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो ये अगला क्वेश्चन स्टेट वाइज है, यानी कि उड़ीसा से है। तो एनजीटी सीक्स एक्शन प्लान ऑन एलिफेंट कॉरिडोर्स, ठीक है। तो असल में एनजीटी के पास किसी ने शिकायत की कि जो उड़ीसा है वहां पर जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, या जो एलिफेंट का वहां पे जो हैबिटेट है उसको स्पॉइल किया जा रहा है। आसपास जो अर्बनाइजेशन है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, वो बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक। मैं पिछले लेक्चर्स में भी बोल चुका था, अगर श्री को याद हो, कि एलिफेंट कॉरिडोर्स क्या होते हैं आपके। ये वो रास्ते होते हैं जिसमें एलिफेंट ट्रैवल करते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपका ये कोई ऐसा पार्क हो गया और एलिफेंट ए जगह से आपका उसको कहाँ जाना है, बी जगह जाना है, तो हमेशा उसके जितने भी एलिफेंट होंगे या उसके आने वाले जो बच्चे होंगे वो हमेशा इसी रास्ते को फॉलो करते हैं। अब इसके बीच में अगर आपका हाईवे भी होगा तो ये अपना रास्ता कभी चेंज नहीं करेंगे, हमेशा इसी जगह से आएंगे। तो एलिफेंट कॉरिडोर का मतलब ये है, सरकार ने क्या तय किया है कि जो हाईवे में वो रास्ते जहां से एलिफेंट क्रॉस करते हैं उनको क्या डिक्लेयर कर दिया, एलिफेंट कॉरिडोर, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या डिक्लेयर कर दिया, एलिफेंट कॉरिडोर। तो इसमें वो क्या बढ़ते हैं, या तो फ्लाईओवर के लिए जो आपका नेशनल हाईवे जा रहा है उसके लिए क्या बना देते हैं, फ्लाईओवर। यानी कि इतने पर्टिकुलर रास्ते में फ्लाईओवर रहेगा, हाथी जो है अपना रास्ता तो चेंज करेगा नहीं, वो इस फ्लाईओवर के नीचे से होके जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर्स बोलते हैं। तो अभी इंडिया में काफी एलिफेंट, जैसे हमारे उत्तराखंड में ही लगभग 8 एलिफेंट कॉरिडोर हैं, सब हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास आपको दिखेंगे। कभी अगर आप यहाँ से हरिद्वार जाओ तो आपको बीच बीच में फ्लाईओवर्स मिलेंगे, जंगल के बीच में फ्लाईओवर। तो वो हमारे लिए होते हैं कि एलिफेंट उनके नीचे से होकर निकल जाए। समझ में आ रहा है दोनों को? ऐसा मैंने देखा है उत्तराखंड में। हाँ, तो ये एलिफेंट कॉरिडोर जो है ये कुछ हैं आपके राइट ऑफ पैसेज एलिफेंट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया, ठीक। तो इसको अगर आप वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखो तो एक आपको यहाँ दिखेगा, उत्तराखंड के आसपास दिखेगा, यहाँ आपको उड़ीसा में दिख रहा है, झारखंड छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आपको एलिफेंट कॉरिडोर दिख रहे हैं काफी, ये एमपी में आपको एलिफेंट कॉरिडोर दिख रहे हैं। फिर पूरा आपका जो ये वेस्टर्न घाट है इसमें आपको ढेर सारे क्या दिखेंगे, एलिफेंट कॉरिडोर दिखेंगे, ठीक। तो ये वाला जो कह सकते हो, मैं मेरे हिसाब से ये जो कीवर्ड है एलिफेंट कॉरिडोर, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा नोट्स तैयार कर लेना, शॉर्ट नोट्स की प्रीलिम्स में, कि एलिफेंट कॉरिडोर टोटल इंडिया में कितने हैं, ये दे रखे हैं यहाँ पर, इतने माइन्यूट लिखे हैं कि आप पढ़ नहीं पाओगे, कि टोटल इंडिया में एलिफेंट कॉरिडोर्स कितने हैं और उनकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब एलिफेंट कॉरिडोर कैसे डिक्लेयर करते हैं जो भी आपके साइंटिस्ट होते हैं और वाइल्ड लाइफ के जो ये लोग होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और मेंस में पूछ सकते हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर से क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, ह्यूमन लाइफ पे से अच्छा या बुरा असर क्या पड़ता है, या एलिफेंट पे अच्छा या बुरा असर क्या पड़ता है। दूसरा, अब जब ये न्यूज में आ गया है तो एग्जामिनर क्या, उसके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि यार एलिफेंट कॉरिडोर से क्वेश्चन ना बना के मैं ये पूछ लेता हूँ कि इंडिया में वो टॉप थ्री स्टेट्स कौन से हैं, इंडिया में 3 स्टेट्स जहाँ एलिफेंट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो अभी आपको पता है, दोनों को पता है, इंडिया के अंदर वो 3 स्टेट्स, ऑर्डर वाइज में बताओ, ऐसे बता दो ऊपर नीचे करके, कि वो कौन से 3 स्टेट्स है जहां एलिफेंट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, अंदाजा। वैसे इस मैप से भी आपको काफी मदद मिल जाएगी। हाँ, दोनों में किसी को आंसर, 3 स्टेट्स कौन से हो सकते हैं जहां एलिफेंट की पॉपुलेशन और स्टेटों के मुकाबले सबसे ज्यादा रखी है नेचुरल तरीके से? हाँ श्रेया।
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अच्छा, झारखंड। अच्छा 2 तो यहीं पे हो गया। अच्छा और ठीक है, 3 स्टेट तो यहीं पे दे रखे सर हैं। अरुणाचल प्रदेश, हाँ मेघालय, हाँ, देखो और यहाँ पे देखो कैसे कर रखा है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 ऐसे रीजन्स हैं जहां पे आपको स्टेट्स मिलेंगे जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब अगर हम ये इसकी बात करें, ये 2 वाले, यानी कि हमारे यहाँ खाली उत्तराखंड की बात हो रही है। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर क्या क्या आ जा रहा है आपका, आसाम भी आ जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी आ जा रहा है, और मेघालय भी आ जा रहा है। ठीक है, फिर अगर आप इधर आओगे तो यहाँ पे उड़ीसा आ रहा है, और झारखंड छत्तीसगढ़ आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है मेन तौर पे, केरला। केरला में बहुत है एलिफेंट की पॉपुलेशन। तो एक बार इसको सर्च कर लेना, टॉप 3 स्टेट को तैयार कर लेना कौन कौन से आपके हैं। ठीक, हो सकता है कि आपको यही मैप भी दे दें, ऐसे करके आपको ऐसे करके ग्रीन एरिया दे दें, और बोलें कि किस एनिमल के बारे में बात हो रही है, कि जहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट ही आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, सबसे ज्यादा हाथी मिलेंगे इन जगहों पर, ये जो 4 जगह हैं आपकी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई, अगला आपका ये रहा, हम्पी चैरियोट कांट बी टच्ड। ठीक, तो ये जो आपका हम्पी है, ये कर्नाटका में है आपका। तो हम्पी मतलब पूरा टेम्पल है, उसी हम्पी टेम्पल के अंदर ही आपका ये चैरियोट है जो आप देख रहे होगे फोटोग्राफ में। तो इसमें ये एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या लगा दी है, बार्स लगा दी है, कि ना तो अब इसके अंदर कोई इसको छू सकता है और ना इसके ऊपर चढ़ सकता है। क्योंकि कई लोग क्या करते थे, इसके ऊपर छूते थे, चढ़ते थे, फोटोग्राफ खिंचवाते थे, और ये सालों पुराना है, धीरे धीरे ऐसे क्या हो रहा है, ये इसमें डिफेक्ट आ रहा है आपका। तो अब देखो आपको करना क्या, जब ये आ गया तो इससे रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनाएगा एएसआई के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किसके टाइम पे बना था। तो उसका आंसर है लॉर्ड कर्जन, एक ब्रिटिश वॉइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने एएसआई की स्थापना की थी, स्टैब्लिशमेंट किया था। एएसआई का मेन तौर पे फंक्शन क्या होता है कि जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एंशिएंट इंडिया के हो, मेडिवल इंडिया के हो, या मॉडर्न इंडिया के हो, या जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के घर हैं या उनसे रिलेटेड चीजें हैं, उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक, और अगर हम इसकी बात करें जिसमें ये हम्पी चैरियोट की बात हो रही है, तो ये क्या है, हम्पी, और हम्पी ऑल्सो रिफर टू एज ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया कि हम्पी क्या है, अंडर द यूनेस्को आता है, और कहाँ पर है लोकेटेड, कर्नाटका में। फिर ये हम्पी जो था वो था क्या, एक्चुअली इट इज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये जो विजयनगर एम्पायर है, ये लोग हम पढ़ते हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर में, जब मेडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर, तो उन लोगों ने इसको बनवाया था। ठीक, बाकी क्या लिखा हुआ इसके बारे में, हम्पी वाज अ प्रॉस्परस वेल्दी एंड ग्रैंड सिटी नियर दी तुंगभद्रा रिवर। तो कई बार वो रिवर पूछ लेते हैं कि हम्पी जो है वो किस रिवर के किनारे है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर जो है, ये शायद आपने कभी सुना हो विजयनगर एम्पायर, इसमें हम लोग पढ़ते हैं 4 डायनेस्टीज के बारे में। उसमें जो कभी आपने सुना है संगम डायनेस्टी? नो हाँ, सर। संगम और सुलूर डायनेस्टी सुनी है। इसमें ध्यान रखना, विजयनगर एम्पायर में पहले आपकी आती है संगम डायनेस्टी। तो ये संगम डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाया था ये हम्पी वाला। फिर संगम के बाद आती है आपकी सलूव डायनेस्टी, बड़ा अजीब सा नाम है। फिर उसके बाद आती है तुलूव डायनेस्टी, और उसके बाद आती है आरवेंडू डायनेस्टी। तो ये 4 डायनेस्टी हम पढ़ते हैं जब हम क्या पढ़ते हैं, विजयनगर एम्पायर। तो अब देखो एग्जामिनर क्या करेगा कि इस न्यूज से हो सकता है कि वो आपसे जो एंशिएंट इंडिया का, सॉरी मिडिल इंडिया का विजयनगर एम्पायर है, वहां से क्वेश्चन बना दे कि चलो इस साल मैं ऐसा करता हूँ कि विजयनगर एम्पायर में जो संगम डायनेस्टी है उससे ढेर सारे क्वेश्चन बना देता हूँ। तो वो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बना देता है। तो आपको समझना है कि करंट अफेयर्स को कैसे आपको लिंकअप करना है हिस्ट्री से, वो सब आप धीरे धीरे समझोगे। जैसे मेरे ख्याल से आपने कभी उसका नाम सुना है, हरिहर बुक्का या देवराया फर्स्ट, अपनी 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा शायद, देवराया फर्स्ट, हरिहर और बुक्का, देवराया सेकंड, ये नाम सुने कभी आपने? देवराया फर्स्ट, देवराया सेकंड, कभी स्कूल टाइम पे सुने थे आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो ये उन्हीं के टाइम के आपके हैं देवराया। ठीक है, संगम डायनेस्टी के। चलो इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन इसको ऐसे लिंकअप करना है आपको। ठीक, अच्छा, तो दो क्वेश्चन तो हमको यहाँ से मिल गए। तीसरा चीज आपसे ये पूछ सकते हैं जो एग्जामिनर है कि इस समय जो आपका ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, वो कितनी है, यानी कि यूनेस्को ने कितनी साइट्स को किसके अंदर रखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा है। ठीक है, तो सारी की सारी लिस्ट तैयार करना आपके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो मोर देन 70 है, 70 या 80 के आसपास है।
लेकिन जो साइट्स आपकी न्यूज में रही हैं किसी ना किसी वजह से, अब यही हो गई हम्पी, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ऐसी कोशिश करना साल भर में कुछ और भी साइट्स किसी ना किसी कंट्रोवर्सी की वजह से या कुछ ना कुछ डिसीजन की वजह से न्यूज में थी, इसलिए आपको पढ़ के जाना है। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि देखो एंशिएंट इंडिया भी ना बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, जिसमें आप लोग इंडस से लेकर गुप्ता से लेकर मौर्यन से लेकर फिर मिडिवल में ये पढ़ते हैं, तो सारी हिस्ट्री पढ़ना एक बार में पॉसिबल नहीं हो जाती है। मैं एंशिएंट और मिडिवल की बात कर रहा हूँ। हमेशा एंशिएंट मिडिवल क्या पढ़ के जाना, सिलेक्टिव पढ़ के जाना, क्योंकि पिछले अगर आप 10 साल का पेपर उठा के देखो, 10 साल का मतलब 2011 से लेकर अभी जो 2020 में हुआ, इन 10 सालों के अंदर अगर मैं पेपर उठा के देखूं तो हिस्ट्री में एंशिएंट प्लस आपका मिडिवल इंडिया से आपके प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन आते हैं, दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी जो आपके फिर ये 90 क्वेश्चन बचे, ये आपके फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन सब से आते हैं। और एंशिएंट और मिडिवल को खत्म करने में मुझे तो एटलीस्ट, मतलब हम लोग को तो एटलीस्ट लगभग लग जाते हैं 2 से 3 महीने, क्योंकि बहुत बड़ा है आपका। ठीक है, 2 से 3 महीने पढ़ने के बाद फिर वो आपके 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है। तो या तो 10 में से आप 5 भी करके आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो वो 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, कि जैसे इंडस से आएगा, इंडस सुना होगा दोनों ने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस हो गया, जैनिज्म हो गया, बौद्धिज्म हो गया, उस तरीके से। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। पैटर्न ध्यान हर साल, हर 10 साल में चेंज होता है। जैसे 2001 में इनका एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ, फिर उन्होंने 2011 में अपने एग्जाम का पैटर्न चेंज किया यूपीएससी ने। पता नहीं यूपीएससी को हर 10 साल में क्या होता है। और अब दोबारा से 2021 आ रहा है, तो 2021 में क्या चेंज हो रहा है, किसी को पता है दोनों को, जो अभी तक न्यूज में आने लगता है? तो 2021 में वो क्या करने वाले हैं कि सीसैट को हटाने वाले हैं। सीसैट को हटा के सिर्फ किसका पेपर रखने वाले हैं, वो ये जनरल स्टडीज का। ठीक, जो बातें चल रही हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे आप लोग को ही फायदा होगा जो बायो वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये रहा, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में बेस्ड कंपनी है, उसने इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मांगी है, किससे, डीसीजीआई से परमिशन मांगी है कोविड शील्ड को लॉन्च करने की। यानी कि अब आप ये मान के चलिए कि आपके इंडिया में एक तो विद इन वीक, मुझे लग रहा है शायद इस संडे से पहले पहले, एक तो आपकी ये कोविड शील्ड आ जाएगी, दूसरी आपकी ये फाइजर की भी आपकी जो ये है ये भी आ जाएगी, और तीसरी कौन सी है आपकी, वो जो बायोटेक है, हिंदुस्तान बायोटेक है ना, भारत बायोटेक, क्या नाम है उसका, कुछ कोविक्स, हाँ कोवैक्सीन, हाँ कोवैक्सीन। तो ये 3 आपके इंडिया में इमरजेंसी हो जाएगी। और आज ही मैं देख रहा था सुबह न्यूज में, डीडी न्यूज में, कि जो ये डीसीजीआई है, इसने जो ये फाइजर कंपनी है, इससे पूरा डाटा मांगा है, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है 3 स्टेजेस में। हेलो, फाइजर का तो ये है ना कि इमरजेंसी स्टेट में ही यूज होगी वो। हाँ, तो वो यूज मतलब वो किस उसमें आएगी, रेशो या कितनी क्वांटिटी में आएगी, ऐसा कुछ नहीं आया ना। अभी कुछ नहीं आया। उल्टा डीजी ये ड्रग कंट्रोल है आपका डीसीजीआई, ये कह रहा है कि आपने अब तक, हम एशियंस पे तो इसका वो किया ही नहीं है टेस्ट, आपने किस पे किया है, यूरोपियंस पे किया है आपके, जो आपको सक्सेस मिली है। तो देखो अब वो कैसे सेटिस्फाइड करते हैं डीसीजीआई की जो भी क्वारीज हैं। मुझे ज्यादा उम्मीद इससे है, कोविड शील्ड से लॉन्च होने की ज्यादा है, क्योंकि कोविड शील्ड के तीनों स्टेज के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, आपके इंडिया के अंदर ही हुए हैं। तो देखो अब होने को तो तीनों लॉन्च हो सकती हैं। ठीक है, कोविड शील्ड का लॉन्च होने का सबसे बड़ा वो है चांसेस, इसलिए है कि इसको और वैक्सीन की तरह 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में भी अगर आप रखें, यानी कि अपने फ्रिज में भी रखें आप, जो फ्रिज का टेम्परेचर क्या रहता है आपका, 2 से 3 डिग्री आप कर सकते हो आराम से। तो ये शायद पहले लॉन्च हो जाए। इसका तो बहुत निगेटिव रिपोर्ट आ गया, किसका, ये भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का। अरे वो नहीं, जो हम लोग कल डिस्कस करे थे, वो मंत्री जी, वो बेचारे मंत्री जी फंस गए। हाँ, तो इसका मुझे लग नहीं रहता अच्छा। खैर चलिए, तो यहाँ से एक चीज हमको जो सर्च करनी है आप लोग को, वो करनी है डीसीजीआई के बारे में, ड्रग कंट्रोल जो आपकी ये है, इसके बारे में जरा सर्च कर लेना कि इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस जो हैं वो पढ़ लेना आपको, खाली वैक्सीन को लेकर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आपकी ड्रग्स होती हैं, जो दवाइयाँ आपकी चल रही होती हैं, उनको लेके ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक, और आपकी एक जो क्या कहते हैं, कौन सी ड्रग्स जो बड़े सस्ते दामों में मिलती है, क्या नाम है उसका भाई, मैं भूल गया, क्या नाम है उसका,
वो असल में उसकी वो होती है, फार्मूला की डुप्लीकेसी होती है कि आप वही ड्रग जो है बहुत सस्ते दामों में भी ले सकते हैं। अलग अलग उसकी दुकानें, शॉप्स खुली हैं, मेडिसिन शॉप्स खुली हैं। मोदी साहब ने बाकायदा उसको इनॉग्रेशन किया था कि आप सस्ते दामों में बहुत चीप रेट पे वो ड्रग्स ले सकते हैं अस्पतालों से या बाहर शॉप से। कुछ याद है आप लोग को? आयुष्मान के अंदर आता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। आश्रय, आप कुछ अंदाजा जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है? हाँ, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ, तो इसको जरा सर्च कर लेना, जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है? जेनेरिक मेडिसिन इन इंडिया, ठीक है? जेनेरिक मेडिसिन इन इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट आपका ये रहा, ये हेडिंग पढ़ने में आ रही है दोनों को? जब पढ़ना इसको। मध्य प्रदेश creates to treat 1 lakh malnourished children. हाँ ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन जो होता है वो आज भी हमारे, हम 21st सेंचुरी में हैं और आज भी हमारे इंडिया में माल न्यूट्रिशन वाले केसेस मिलते हैं। तो इसको लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि वो कौन से केसेस हैं, मतलब कौन से स्टेट्स हैं जहां आज भी माल न्यूट्रिशन के केसेस मिलते हैं। तो उसमें आज भी बड़ी अजीब बात है कि उड़ीसा नंबर 1 बना हुआ है। उड़ीसा के कई डिस्ट्रिक्ट्स में आज भी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है? तो माल न्यूट्रिशन का मीन्स क्या हो गया कि दे आर गेटिंग अ कार्बोहाइड्रेट, उनको चावल मिल रहा होता है, खाना मिल रहा होता है, बट जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं फॉर दी बॉडी डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो नहीं मिलते, ठीक है? तो यहाँ से आपका बायो का एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस या मिनरल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है? तो इसको लिख लो असाइनमेंट के तौर पर, इंपॉर्टेंट मिनरल्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, और उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं ये भी एक सर्च कर लेना, ठीक है श्रेया? यस सर। श्री, आवाज आ रही है आपको? यस सर। आवाज आप मेरी क्लियर पहुंच रही है आज की थोड़ा कम हो रही है आवाज, साउंड? नहीं सर ठीक है, बीच बीच में हो जा रही थी बट अभी ठीक। हाँ, तो एक बार इसको लिख लो आप लोग कि इम्पोर्टेंट व्हाट मिनरल्स फॉर द माल, नेसेसरी फॉर द माल न्यूट्रिशन या रिमूवल ऑफ द माल न्यूट्रिशन, या फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक? तो उड़ीसा में ये होना बड़ी अजीब बात है। तभी तो आप देखो आजकल जो आपका वो है ना मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम सबको पता है ना, इसमें दोपहर का खाना देते हैं। तो आजकल मिड डे मील स्कीम में बच्चों को बाकायदा फ्रूट्स भी दिए जाते हैं भाई, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया। पहले खाली चावल देते थे, दाल देते थे, अब तो बाकायदा उनको किसकी विटामिन की गोलियां भी देते हैं फ्री में, विटामिन की गोलियां, वो कीड़े मारने की दवा की गोलियां भी देते हैं, पेट के जो कीड़े बच्चों में हो जाते हैं। फिर फ्रूट्स भी देना शुरू कर दिया, मिल्क भी देना शुरू कर दिया, कि बहुत जरूरी है कि malnutrition तो हमारे खत्म हो। इसी को तो कहते हैं हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इंडिया, वो हमारे आज भी है, ठीक है? इसका अगर आप यहाँ नीचे देख रहोगे, ये सैम नाम से लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ने में शायद आ रहा हो, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सैम। तो आपसे सिंपल पूछ सकते हैं सैम क्या चीज है, वो सब ध्यान रखना, सब चीज यहीं से पूछते हैं वो, न्यूज से, करंट अफेयर्स की, कि सैम पूछ सकते हैं आपसे क्या चीज है, ठीक? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और एक और आपको कीवर्ड अगर यहाँ दिख रहा होगा, ये IMAM, IMAM दिख रहा है आप दोनों को, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है? तो ये 2 वर्ड आपके कीवर्ड्स हो गए, इनसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अगला आपका ये प्रोटेस्ट लंदन में हो रहा है। इन लंदन सीवियर सेवरल अरेस्ट फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडियन फार्म लॉज। तो ये एक तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये प्रोटेस्ट अच्छी बात नहीं है, मतलब बुरी बात है, या जो भी ओवरऑल हो, कि सबका हक बनता है कि फार्मर्स के फेवर में करें, लेकिन इसकी आड़ में कई लोग जो खालिस्तान मूवमेंट है उसको भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। खालिस्तान मूवमेंट दोनों को पता है क्या चीज है? श्रेया, व्हाट इज खालिस्तान मूवमेंट? हाँ श्रेया, आपको पता है? हेलो? नहीं सर। अरे ये तो हिमाचल, आप तो हिमाचल है, हिमाचल के पास पंजाब हो गया। सेपरेट नेशन डिमांडिंग, सिख डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन फॉर सिख्स, सिख की अलग डिमांड की बात कर रहे थे वो लोग। ये 1970s में और 80s में खालिस्तान मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पंजाब में, कि बिल्कुल अलग डिमांड कर रहे थे कि हमें पंजाबियों के या सिखों के लिए अलग देश चाहिए, ठीक है?
तो उस मूवमेंट को बड़ी मुश्किल से हमने सप्रेस किया है। तो ऐसे तो अगर सब लोग मांगना शुरू कर दें, फिर तो राजस्थान में राजपूत मांगेंगे, फिर तो महाराष्ट्र में मराठी भी मांगना शुरू कर देंगे। ठीक, क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, बस इसमें इतना ही था हमारा आज का। ठीक है, चलो 2 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, 2 मिनट बाद फिर से हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, ओके सर।